अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। सबसे पहले बात करेंगे कि लाहौर के जलसे के बाद क्या अब इमरान खान साहब लाजमी इस्लामाबाद आएंगे? तुम खुद ही जो है वो प्रोसिक्यूटर बने हुए हो, खुद ही वकालत कर रहे हो और खुद ही तुम फैसला भी सुना रहे हो। मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। ना इस्लामाबाद बंद होगा, ना पाकिस्तान बंद होगा। मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। इन जैसा हराम खून जो है वो तो कोई जो है वो तब्दीली नहीं ला सकता। और नाज़रीन, बड़ी तोहमतबाजी हो रही पिछले 24 घंटों में। पता नहीं चल रहा कि पीटीआई की बात सुने या बात सुने पीएमएलएन की। दोनों तरफ से कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब मोदी के एजेंट है, दूसरी तरफ से पीएमएलएन वालों को कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मोदी के एजेंट है। बहरहाल ये तोहमतबाजी तो जारी है। दूसरी तरफ ये भी मालूम है आपको कि इदारे जो है पाकिस्तान के, सुप्रीम कोर्ट भी मुतहर्रिक हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने भी हेयरिंग का कहा है कि 12 अक्टूबर को शायद हेयरिंग होगी। तो इसके साथ साथ इमरान खान का अगर जलसे की बात करें कल की, तो जो उनके नाक़दीन हैं वो भी मानते हैं कि कल का जो जलसा था वो तमाम जो अब तक जलसे किए गए हैं पनामा लीक्स के हवाले से, कल सबसे ज्यादा लोग आए, सबसे ज्यादा सपोर्ट इमरान खान को दिखाई दी गई जहां तक स्ट्रीट सपोर्ट का ताल्लुक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इमरान खान साहब ने जो बात की कि मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको हम किसी सूरत हुकूमत नहीं करने देंगे। उन्होंने ये कहा कि इस डाकू के तले पाकिस्तान को मैं नहीं आगे बढ़ने दूंगा, हटना पड़ेगा नवाज शरीफ को और मैं हटाऊंगा। ये बातें की इमरान खान साहब ने। और आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मोदी की तरह सी पैक का जो मंसूबा है उसको चाहते खत्म हो जाए। बहरहाल ये तो हुकूमत की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से बातचीत हो रही है। अब नाज़रीन, हमने 2 एनालिस्ट बुलाए हैं अपने स्टूडियो में। हमारे साथ हामिद मीर साहब हैं जो कि आप जानते हैं इन चीजों पे उनकी बड़ी गहरी नजर है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कैपिटल टॉक अपना प्रोग्राम करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम हामिद। और नाज़रीन साथ हमारे मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। आप जैसे जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ थोड़ी सी सियासत भी की, एक इलेक्शन में खड़े भी हुए, बड़ा अच्छा उनके रिजल्ट भी आया, जीते नहीं लेकिन बहरहाल वोट खूब उन्होंने लिए। अपना प्रोग्राम करते हैं, ही इज अ लॉयर और एंकर पर्सन भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम फवाद। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और फिर पूछते हैं अपने इन 2 एनालिस्ट से कि होने क्या वाला है। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हामिद मीर साहब हैं और फवाद चौधरी हैं। और इससे पहले कि हम गेस्ट के पास जाएंगे, तलाल चौधरी साहब आए थे प्रोग्राम में, पीएमएलएन के जो लीडर हैं। 4 सितंबर को सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है, तो फिर पूछेंगे अपने एनालिस्ट से कि क्या तलाल चौधरी साहब ने जो बात कही है वो सही होने वाली है या नहीं। सुनिए व्हाट ही सेड। ये अपोजिशन जमातें नहीं टेबल पर आएंगी। नसीब, मैं आपके लिए एक फिक्रा कह दूंगा, इस फिक्रे में आपको जवाब मिल जाएगा। ये सब टेबल पे आएंगे, ये सारे आएंगे, मगर अक्टूबर के बाद आएंगे। ये जरा आप इंतजार कर लें 6 हफ्ते, उसके बाद यही टेबल होगा, ये जमातें होगी, ये एग्रीमेंट भी होगा, ये लॉ भी बनेगा, ये टीओआर भी बनेंगे, मगर ये 6 हफ्ते हमें गुजारने होंगे और इसके समझने के लिए कोई साइंस नहीं चाहिए। जी हामिद मीर साहब, अभी हमने तलाल चौधरी साहब की बात सुनी, अक्टूबर भी आन खड़ा है, तो ये बताएं कि जो आपने लाहौर में कल देखा उसके बाद ये तलाल चौधरी साहब की बात और माहौल किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी तलाल चौधरी साहब, आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब आपने सुना कि क्या कहा इन्होंने तलाल चौधरी साहब ने, आप क्या कहेंगे इसके?
देखिए, एक तो वाज़ेह जो तराल चौधरी साहब हैं या मुस्लिम लीग नून की एक ओवरऑल लीडरशिप है, वो ये तासुर देती है कि सब कुछ आर्मी करा रही होती है पाकिस्तान में, और आर्मी के बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। चूंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, अक्टूबर में हो जाएगा और उसके बाद फिर सब जो है वो अपने अपने वापस रास्ते पे आ जाएंगे। ये एक तासुर है जो कि PMLN की मीडिया टीम देती है, और ये बुनियादी तौर के ऊपर गलत तासुर है। मेरे ख्याल में जो हालात हैं या जिस तरह का तफरीक कम होनी चाहिए, ये तफरीक बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कल का जलसा था इमरान खान साहब का, जिस तरह आपने भी कहा कि चाहे क्रिटिक्स हो, चाहे आपको हामी हो या खिलाफ हो, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि बहुत ही बड़ा जलसा था। 10 लाख लोग जो ज़ाहिर नहीं थे जिस तरह से वो क्लेम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही बड़ा जलसा था, उसमें कोई शुबा नहीं है। इससे एक प्रेशर हुकूमत के ऊपर तो आया ही आया है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कमीशन जो है वो प्रेशर आ गया, और आज आपने देखा कि स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने रेफरेंस भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन के पास। और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी उसकी हियरिंग पे आ रही है, इलेक्शन कमीशन भी हियरिंग पे आ रहा है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो कल का जलसा है उसने दबाव में तो बहुत इजाफा कर दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, कि वो इस्लामाबाद में उनके धरने से पहले इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाले, कोई हल निकाले। TORs के लिए भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि जो पनामा पेपर्स के बारे में जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल था या बाकी लोगों का ख्याल था कि ये पीछे रह जाएंगे और नए जो इवेंट्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। जो पनामा, ठीक है फवाद, मुझे जरा हामिद मीर साहब के पास जाने दें, मैं ठीक है उस पे आते हैं। लेकिन हामिद ये बताइए, आपके जो अभी ये कह रहे हैं कि जी इदारों पे प्रेशर पड़ा है, तो इदारों पे अब जो प्रेशर पड़ा है तो आने वाले दिनों में क्या अब हम देखेंगे कि तमाम पनामा से लिंक डेवलपमेंट्स इदारों में होंगे, या आपका ख्याल है इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जो बात कर रहे हैं वो पूरी करेंगे? क्योंकि उसमें ये नहीं लगेगी। नाज़रीन, हामिद मीर साहब को सुनना चाहते हैं हम, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उनकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। अच्छा फवाद, ये बताएं कि इस सूरत में अभी तो आपने कहा ना पनामा लीक्स के हवाले से जो कैलकुलेशन थी हुकूमत की कि इवेंट्स ओवरटेक करेंगे, वो तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। उस हमारा भी ख्याल था कि इवेंट्स ओवरटेक तो नहीं करेंगे। लेकिन ये बताएं कि इमरान खान साहब के कल निकलने के बाद और उससे बहरहाल पहले ही आपने देखा कि सेनेट ने भी बिल मंजूर कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया ऑपोजिशन का, जिस पे डिस्कशन के लिए, और साथ साथ जो इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी अब हियरिंग होने वाली है। तो फिर तो इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद आने की बात है वो लगता है मुहर्रम के बाद होगी नहीं। देखिए नसीम बीबी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब और PTI को इसका जरा आप उनका एनालाइज करें कि उनकी पॉलिटिक्स क्या होगी। वो ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन कराने पे मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब को फोर्स कर दिया जाए इलेक्शन कराने के ऊपर तो फिर तहरीके इंसाफ का अगला इलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है, बनिस्बत इसके कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी की इंटरिम कैबिनेट्स बनाए, अपना सिस्टम बनाए, जिस तरह से नून लीग हमेशा करती है। अगर उस तरह से इलेक्शन हो तो फिर तहरीके इंसाफ को लगता है कि एक मुकाबला मुख्तलिफ होगा, और अगर वो इलेक्शन फोर्स करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि उनके लिए इलेक्शन आसान होता है। सो इमरान खान साहब का ये जो इस वक्त का जो प्रेशर है और ये जो पनामा पेपर्स को उन्होंने बुनियाद बना के लेके जा रहे हैं, उससे उनका बड़ा मकसद ये है कि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बढ़े। और इसमें एक कामयाबी तो बहरहाल इमरान खान को ये मिली है कि वो अकेले ही तनहा अपोजिशन के रोल में आ गए हैं, और बाकी तमाम पार्टीज जो हैं उनकी जो हैसियत है अपोजिशन की वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। लिहाजा अब ये नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान या PMLN वर्सेस PTI हो गया है, और इसको ही पंजाब में और KP में तो ऑलमोस्ट सिचुएशन यही रहेगी। सो इमरान खान ये चाहेंगे कि इस प्रेशर को और बढ़ाया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन उनके साथ आके मिल जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त होगा। अगर नहीं मिलते तो लोग इतने ज्यादा इस्लामाबाद में इकट्ठे हो सके कि वो हुकूमत का चलना मुश्किल करें और हुकूमत को मजबूर किया जाए इलेक्शंस कराने के लिए। उस सूरत में फिर इमरान खान के लिए अगला इलेक्शन बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाते हैं। अच्छा, तो दो बातें की फवाद ने नाज़रीन। एक तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो ये है कि इलेक्शन फोर्स करवाएं,
मुश्किल लगता है कि इस तरह की जो चीज है वो होने वाली है। बहरहाल नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हामिद मीर साहब भी हमारे साथ होंगे, फिर उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले फवाद चौधरी की बात आप सुन रहे थे, जो कि इमरान खान की सोच से यकीनन वाकिफ भी हैं, उनके कैंडिडेट भी रह चुके हैं। ये इमरान खान के हवाले से इनका कहना ये था कि हिकमत अमली अब पीटीआई की ये है कि इलेक्शन फोर्स करवाएं, और वो कह रहे हैं कि प्रेशर इतना डल चुका है नवाज शरीफ साहब पे, और अगर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आगे वो ऐसी डेवलपमेंट्स वहां हो तो एंड मुमकिन है कि फोर्स हो जाए अर्ली इलेक्शंस। हामिद, योर टेक। देखें, मुझे जो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने कल जलसा तो काफ़ी कामयाब किया है और तादाद के लिहाज से बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन कल सिर्फ इमरान ने जलसा नहीं किया बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी 410 में जलसा किया, जमात इस्लामी ने रैली की फैसलाबाद में, और पीपल्स पार्टी ने भी लियारी में जलसा नहीं किया लेकिन उनकी भी एक रैली थी जिसमें आसफा भुट्टो और बख्तावर के साथ साथ उनकी खाला सनम भी शामिल थी। तो कल के दिन तकरीबन 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पॉलिटिकल एक्टिविटी की है और इनमें 3 पार्टीज़ जो है उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, जबकि एक पार्टी जो है JUI वो हुकूमत की इत्तेहादी है। और उनकी जो जलसे का मकसद नज़र आ रहा है वो भी लगता है कि इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे कोई भी, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होता है तो उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, कोई इन हाउस चेंज आ सकती है, लेकिन इन हाउस चेंज अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर अर्ली इलेक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इमरान खान साहब के साथ पिछले दिनों में जो इस सारे मामलात में बातचीत हुई है, तो उनका मकसद नए इंतखाबात करवाना नहीं है बल्कि वो चाहते हैं कि चेंज ऑफ फेस हो जाए। नए इंतखाबात इसलिए उनके हक में नहीं है कि उन्होंने अगले इंतखाबात में जो पेश करनी है कारकर्दगी, तो वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पेश करनी है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अगर 1-1.5 साल मजीद मिलता है तो इमरान खान के पास मजीद टाइम होगा कि वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बना सके, ताकि इलेक्शन में वो बता सकें कि मेरी हुकूमत की परफॉर्मेंस सिंध और पंजाब और बलोचिस्तान से बेहतर थी। तो इसलिए अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वो चेंज ऑफ फेस की हो सकती है। अर्ली इलेक्शन फिलहाल मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, और यही मेरा ख्याल है हिकमत अमली जो है और सोच जो है, ऑब्जेक्टिव जो है तमाम अपोजिशन पार्टीज का होगा। हामिद, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी जाहिर है कि अर्ली इलेक्शंस हो, तो उस हवाले से तो बात आपकी दुरुस्त लगती है। ये बताएं कि इमरान खान ने अब जो कल इतना बड़ा जमा किया क्राउड, तो जो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को, उस पर क्या आपका ख्याल है कोई असर पड़ेगा जो इतना बड़ा क्राउड कल इमरान ने जमा किया? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है और बाकी कोर्ट्स का ताल्लुक है, तो कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से ना तो मुतासिर होते हैं और ना ही वो फैसले जो हैं वो जलसे देख के करते हैं। वो जलसों को देख के फैसले नहीं करते, बल्कि वो देखते हैं कि उनके सामने जो केस रखा गया है उसमें शहादत कितनी है, एविडेंस कितनी है, आर्गूमेंट्स क्या हैं, लॉ क्या कहता है, तो इसकी बुनियाद पे वो फैसले करते हैं। तो वो जो भी फैसले करेंगे उसका नुकसान सिर्फ PMLN को नहीं होगा, बल्कि लगता यह है कि कुछ और पार्टियों को भी नुकसान हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ जो एप्लीकेशंस हैं, पटिशंस हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट्स में भी मौजूद हैं। तो इमरान खान के खिलाफ भी हैं और उनके हक में भी हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी हैं और नवाज शरीफ साहब के मुखालफिन के बारे में भी हैं। तो वो जो भी फैसला होगा वो कानून की बुनियाद पे होगा। मुझे लगता यह है कि ये जो डिले किया है नवाज शरीफ साहब ने, पनामा पेपर्स की जो तहकीकात हैं उसके TORs के मसले पे जो उसको डिले किया, और फिर बाद में उन्होंने जब नईम बुखारी साहब की जो एक पटिशन थी वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसको वापस कर दिया, तो उस पर हुकूमत के कुछ वज़रा जो हैं उन्होंने ये तासुर देना शुरू किया बबांगे दोहल कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने हुकूमत के हक में फैसला दे दिया है और हुकूमत जीत गई है, इमरान खान हार गया है। लेकिन जो बाद में चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने जो
उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे ये पता चलता है कि कोर्ट्स बिल्कुल गैर जानबदार हैं। कोर्ट्स किसी के दबाव में नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। वो जो भी फैसला करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, ठोस शवाहिद की बुनियाद पर करेंगे। और अगर इमरान खान के वकला जो है वो कोर्ट में साबित कर देते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बयानी की है और वो वाकई पनामा पेपर्स में उनकी या उनकी फैमिली का कोई ऐसा किरदार है कि जो कि आर्टिकल 63 और 62 के खिलाफ है, तो उनको इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो वहां से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में हुकूमत का असर और रसूख काफी ज्यादा है। अच्छा हामिद, ये बताएं कि फिर अगर ये इदारे मुतहर्रिक हो गए जो आपने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो फिर मैं फिर इसी सवाल को उठाऊंगी कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद आएंगे, तो फिर किस इदारे के खिलाफ आएंगे अगर इदारे मुतहर्रिक हो गए? देखें, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं आ रहे और उनको कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं जिनके के लाइसेंस पिछले 2-3 साल में मनसूख हुए हैं और वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और कुछ शामिल होना चाहते हैं, वो इमरान खान को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी सख्त जुबान इस्तेमाल करें। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब को यही मशवरा दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई सख्त जुबान इस्तेमाल ना करें, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें, सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आएगी। तो इमरान खान की मेरी आप खुशफहमी कह लें या गलत फहमी कह लें, इमरान खान का दबाव सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं होगा, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। उनका दबाव पार्लियामेंट पे हो सकता है, उनका दबाव हुकूमत पे हो सकता है, एग्जेक्टिव पे हो सकता है, क्योंकि भले नवाज शरीफ और उनकी काबीना के वुज़रा 100 दफ़ा ये कहें कि जी पनामा पेपर्स में वो बिल्कुल बेगुनाह है और उनके हाथ साफ हैं और इमरान खान जो है उनको उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने में हुकूमत ने इस मामले को डिले किया है और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई जो मुज़ाकरात हुए उनका नतीजा नहीं निकला, तो उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। वो उसकी बाकी हुकूमत है, भले उनको ये अच्छा लगे या बुरा लगे। तो उन्होंने इसको डिले किया है। तो इमरान खान जो है वो अब ये कह रहे हैं कि जी अब मैं आइंदा कभी नवाज शरीफ के खिलाफ जलसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दूंगा और मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा। तो ये इस्लामाबाद को बंद करने की बात मेरा ख्याल है कि जाती तौर पे मैं समझता हूं कि उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने रायविंड में इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा किया है और अगर इतना ही क्राउड वो इस्लामाबाद में लेके आ गए तो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, जिसका कि मुझे लगता है कि ना उनको एहसास है, ना उनकी काबीना के वुज़रा को एहसास है, और उनको ये भी एहसास नहीं है कि इस मरतबा ना पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, ना उनके साथ जमात इस्लामी खड़ी होगी, ना उनके साथ महमूद खान अचकज़ई खड़ा होगा, ना उनके साथ दीगर उनके एलाइज खड़े होंगे, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान खड़े होंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का उनके साथ खड़ा होना जो है वो मेरा ख्याल है कि उनको बचाने का बायस नहीं बन सकता। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि वो पाकिस्तान में सियासी इंतशार और बेयकीनी की फजा पैदा करने का बायस ना बने, बल्कि वो मुहर्रम के दिनों में ही, मुहर्रम से पहले ही वो कह दें कि जी जनाब अपोजिशन पार्टीज पनामा पेपर्स पे जो कह रही हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अगर उनके हाथ साफ है तो उनको घबराने की क्या जरूरत है, किसी चीज का बिल्कुल अपोजिशन जिस तरह कह रही है उस तरह कर लें। बिल्कुल नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और ये तो बात तय हो गई जहां तक पनामा लीक्स का ताल्लुक है, जहां तक इमरान खान ने ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, ये सबका कहना था, बहुत से लोगों का कहना था, इस प्लेटफॉर्म से भी बार बार हम यही बात करते थे कि पनामा लीक्स जो है वो फिजल अवे नहीं होगी, उस पर किसी ना किसी मोड़ पर जाकर नवाज शरीफ साहब को जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये अब जिस तरह इदारे मुतहर्रिक हुए, बड़ी क्लियर बात है कि नवाज शरीफ साहब को जवाबदेह होना पड़ेगा। जैसे हामिद कह रहे थे, ये बात खत्म नहीं होने वाली। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो फवाद चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हामिद मीर होंगे नाज़रीन और जनरल अवान होंगे। बात हम करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आपको मालूम है कुछ ही देर पहले हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से जब कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं है, आप पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो जैसे जब कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोमे में होता है, तो पाकिस्तान कोमे की सूरत में है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता। ब्रेक के बाद पूछते हैं अपने पार्टिसिपेंट से कि कोमे में कौन है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। स्टे विद अस।
The Indian Army conducted surgical strikes last night. किसी चीज की आवाज ही नहीं है। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद और सफेद झूठ है। If this was truly a solution, then one would take it. But this is not a solution. There What are is the larger it? forces. What is the solution to stop this level of terror? So you're saying asking a Fuad Khan to pack up and go home is not going to solve terror? I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पर और खास तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई नहीं हुई। आपको मालूम है अभी तक इस पर एक चल रही तकरार दोनों ममालिक के दरमियान। आज आपको मालूम है कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ISPR लेके गए LOC के करीब दिखाने के लिए कि सूरत हाल क्या है। हिंदुस्तान की तरफ से, जैसे हमने आपसे पहले कहा, डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान कोमे में है। और दूसरी तरफ अभी आपने ये सुना कि जो इंडियन कुछ आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने मुल्क की जो हुकूमत की पॉलिसी है उसकी तनकीद की कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आपको मालूम है कि बैन किया फिल वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत है। उन्होंने तो ये भी कहा कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन हम इस मसले पर जाएंगे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है और उसके बाद मिलिट्री सिचुएशन कैसी दिखाई देती है आगे। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नाज़रीन हमें जनरल इजाज अवान साहब ने ज्वाइन किए। जनरल साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। आपसे शुरू करते हैं। सिचुएशन अब आपको क्या दिखाई दे रही है सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से? देखिए ये तो शायद पहली दफा हुआ है कि एक मुल्क कह रहा है हमने किए सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी तरफ से पाकिस्तान एक तवातुर के साथ कह रहा है कि ये दिस इज रबिश। नसीम ज़हरा, दिस इज़ वेरी ट्रू। और जिस तरीके से इंडिया अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर रहा है, उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल DGMO जो कि बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर होता है, उनका ये कहना कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और बाद में ये कहना कि हमने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो देखें, सर्जिकल स्ट्राइक तो होता है प्रिसीजन स्ट्राइक विद लीस्ट कोलेटरल डैमेज विद मिनिमम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन एंड एब्सोल्युटली ऑन टारगेट। दैट इज हाउ द सर्जिकल स्ट्राइक इज डिफाइंड। May it be done by aerial weapons, may it be done by missiles, may it be done by attack helicopters or some sophisticated weapon. So none of them, ना उन्होंने ड्रोन यूज़ किया, न हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए, न एयरफोर्स यूज़ की, न इससे कोई और सुपीरियर वेपन यूज़ किया। तो अनफॉर्चुनेटली खुद वो रिट्रैक्ट करते करते आज इस बात पे पहुंचे हैं कि इट वाज अ ग्राउंड एक्शन। So I am sorry to say कि ground action across LOC, it can be called a raid or a fire raid. Maybe it is a physical raid or fire raid. लेकिन फायर रेड या फिजिकल रेड को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया जाता। ये तो है बात डेफिनेशन की। अब बात यह है कि उन्होंने एक फिजिकल एक्ट किया है अपनी उस खिफत को, और वो जो उनके मीडिया हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को बावर कराया था कि उड़ी के पीछे पाकिस्तान है, तो उन्होंने इसको एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक एक्शन किया जो कि फिजिकल रेड की सूरत में था, जो उन्होंने रेड करने की कोशिश की हमारी पोस्ट को, और उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया। ना वो रेड पे पहुंच सके, ना हमारे कोई वेपन ले जा सके, ना हमारा कोई सोल्जर कैप्चर करके ले जा सके। हमारे सोल्जर्स ने उन्हें इन टाइम डिटेक्ट किया, जिसमें हवलदार जुमा खान और एक हमारा फैसलाबाद का जवान शहीद हुए हैं। तकरीबन 9 जख्मी थे, माइनर इंजरी थी, जो वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद जी जैन साहब, मैं चाहती हूँ इससे पहले कि हामिद से पूछूं कि वैसियत एक जर्नलिस्ट के और जो पाकिस्तानी मीडिया इस पर फोकस कर रहा है क्या समझते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं व्यूअर्स के लिए कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने कहा प्रिसिशन स्ट्राइक है, एक टारगेट है उसको जाके हिट करना है, और दूसरी तरफ आपने कहा रेड्स जो कि जाके आप रेड करते हैं, वहां भी आप टारगेट को हिट करते हैं। आप कह रहे हैं कि रेड हुआ है, तो थोड़ा सा नाज़रीन को बता दीजिएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और रेड में फिर फर्क कितना ज्यादा रहा। देखिए, एक होता है फायर रेड, जिसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं कि आप एक टारगेट पिक करते हैं, अपने तमाम वेपन्स वो ले जाते हैं जिनके रेंज में वो आता है, और आप फायर रेड करते हैं, उस टारगेट को बजरिया फायर पनिश करते हैं। ये हुआ है
एक होता है फिजिकल रेड जिसमें ट्रूप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ऑन ग्राउंड टारगेट के ऊपर जाते हैं, वहां तबाही करते हैं, जो अपना टारगेट है उसको अचीव करते हैं और फिर वहां से क्विक डिसएंगेजमेंट करके वापस अपने इलाके में चले जाते हैं। इन्होंने फायर रेड किया, आर्टिलरी भी यूज की, मोटर्स भी यूज किए, लॉन्ग रेंज वेपन जो ग्राउंड रोल में उन्होंने यूज किए, जिनके उधर बुलेट्स के मार्क्स भी हैं हमारे बंकर्स के ऊपर, और जो फिन यूनिट होता है मोटर बॉम्ब का जो उसको स्पिन दे के एक्यूरेट तरीके से लाता है, वो फिन यूनिट्स भी वहां पड़े हैं। तो ये तो गवाही है कि आर्टिलरी फायर आया, स्मॉल आर्म फायर आया और मोटर का फायर आया, लेकिन फिजिकल रेड आने के कुछ तो जनरल साहब, जी जनरल साहब, अगर उनका एक सिपाही, एक सोल्जर हमने पकड़ा है, हमने हिरासत में लिया है, तो उसने एलओसी क्रॉस की होगी तो हमने हिरासत में जी लिया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर कुछ डेड बॉडीज भी पड़ी हैं, उन्होंने स्नीक इन करके अपनी बार्ब्ड वायर को क्रॉस करके वो पार आए और उन्होंने रेड करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारी फॉरवर्ड स्क्रीन पोजीशंस होती हैं वो विजिलेंट थी, उन्होंने उन्हें डिटेक्ट किया और फायर करके उन्हें एंगेज किया, जिनमें से एक पोस्ट के आगे तो 6 हैं, क्योंकि ये 2 जगह पे एंगेजमेंट हुई, एक समानी में हुई और एक तता पानी में। तो तता पानी के एरिया में उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और ये सोल्जर जो उनका कस्टडी में है, ये चंदूलाल, ये कस्टडी में है और इसका भी कुछ दिनों के बाद जाहिर है जेनेवा कन्वेंशन के तहत हमें इसको वापस करना पड़ेगा, लेकिन वापस करने से पहले हम तहकीकात का और इन्वेस्टिगेशन का पूरा हक रखते हैं और हम इसको मीडिया पे भी लाने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन ये डिसीजन मिलिट्री अथॉरिटीज का है कि क्या वो ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जी, लेकिन फिर बात वहीं आके रुकी कि रेड में अभी आपने पहले एक्सप्लेन किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक में सोल्जर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ इनके सोल्जर्स आपने जैसे कहा कि बार्ब्ड वायर से स्नीक करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे। तो हामिद, आपको कुछ समझ आ रहा है? मैं थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूज हूँ सर्जिकल स्ट्राइक और रेड, क्योंकि अगर ये सोल्जर ने क्रॉस करने की कोशिश की है, चाहे स्नीक किया है, जो की है, स्नीक ही तो करते हैं, सो देन ये क्या था? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। जनरल एजाज अवान साहब ने आपको जो समझा दिया है, मेरा ख्याल है मैं उसको थोड़ा सा मजीद उन्हीं ने जो आपको बताया मैं उसकी तशरीह कर देता हूँ। एक मिसाल दे देता हूँ आपको। पिछले साल जून 2015 में इंडियन आर्मी ने म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिनमें उनकी एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए थे। वो हेलीकॉप्टर्स में उनकी फौज गई और उन्होंने जो अल्फा मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की। उनके तकरीबन 40 के करीब उन लोगों को मार के फिर वो वापस आ गए। उसकी उनके पास वीडियो भी थी, उसकी उनके पास तस्वीरें भी थी। उससे पहले आपको याद होगा एबटाबाद में एक अमेरिकन आर्मी ने उसामा बिन लादेन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वो हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, उसकी वीडियो बनाई और वो वापस चले गए। तो यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पे उन्होंने रेड किया, रेड करके वो आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आके वो आपकी जो 4 चेक पोस्टें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे ट्रूप्स पहले से विजिलेंट थे और खास तौर पे जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो जवान और अफसर हैं उन्होंने कुछ अपनी मोर्चाबंदी इस तरह की हुई थी कि रात के वक्त इंडियन आर्मी का फोकस सिर्फ वो चेक पोस्टें थी जो दिन के वक्त नजर आती हैं, लेकिन हमारे जवान और अफसर जो हैं वो वहां से काफी आगे अपने इलाके के अंदर ही थे, लेकिन वो वहां से अपनी चेक पोस्ट को छोड़ के काफी आगे आके उन्होंने वो उनका इंतजार कर रहे थे और जब वो बहुत करीब आ गए तो फिर उन्होंने उन पर अटैक कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। और जनरल एजाज अवान साहब ने आपको सही बताया कि तता पानी की तरफ उनकी 8 डेड बॉडीज काफी देर तक पड़ी रही और भिम्बर साइड पे भी और समानी साइड पे भी उनकी 6 डेड बॉडीज पड़ी रही। तो अब इसमें जो मुझे पता चल रहा है नसीम ज़हरा साहबा, जो इंडियन मीडिया में जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं और इसके अलावा कुछ जो इंडिया के जो दीगर सोर्सेज हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल्स जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारों के लिए लिखते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो सूरत हाल जो है वो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने वाला है और ये मोदी साहब ने अपनी एक प्रोफेशनल आर्मी के एक प्रोफेशनल अफसर को झूठ बोलने में मजबूर किया है। उस बेचारे ने झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अब उसका झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है और सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से
अहम बात आप करें हामिद। लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना कि हमें कह रहे हैं कि इंडिया में अब ये जो इनकी सोर्सेज हैं वो बता रही हैं कि ये उरी की तो जो बात थी उससे बढ़ के अब आगे ये एक और स्कैंडल बनने वाला है कि इंडियन आर्मी के जनरल से मोदी साहब ने झूठ बुलवाया है। तो अब झूठ को कवर अप कैसे करेंगे? पाकिस्तान तो बार बार एक्सपोज कर रहा है कि कोई ऐसी चीज हुई नहीं। स्टे विद अस नाज़रीन। Solution, then one would take it. But this is not a solution. There are larger forces. What is the solution to stop this level of terror? So you're saying asking a Fawad Khan to pack up and go home is not going to solve terror? I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले उरी का जो इंसिडेंट था उसको लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश ये की कि जो कश्मीर में जुर्म ढा रहे हैं, जो कश्मीरियों की इंतफादा है, उसको किसी तरीके से मांद पड़ जाए दुनिया की नजर में, और उरी का किस्सा उठाया उन्होंने। और अब उरी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से जो आपने सुना अभी हामिद मीर साहब बता रहे थे कि जो झूठ बुलवाया वो झूठ कवर अप नहीं होता उसका। लेकिन ये बताइएगा जनरल साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की दोनों की बात हुई है, अगर हम फ्यूचर में जरा जाएं, जो आज अखबार में अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी आई है कि दोनों NSAs ने बात की है, तो क्या अब हम देखेंगे कि अंदर खाने तो जो बहरहाल करेंगे मोदी साहब और उनके जर्नैल आपस में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो मिलिट्री जो टेंशन्स है क्या कम होंगी आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में नसीम ये टेंशन्स कम होंगी। एट बेस्ट जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चंद और सीज फायर वायलेशन इंडिया कर सकता है, इससे बियॉन्ड सिचुएशन एस्केलेट नहीं होगी। और ये जो NSAs मिले हैं, पहले तो मैं इंडियन NSA को एक जहनी मरीज समझता हूँ। वो अजीत डोवल साहब जो हैं, उनको सिवाय वायलेंस के कुछ उनके जहन में बात बैठती ही नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो एक सबक सीख चुके हैं, तो अब शायद इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रियलाइज्ड कि हम एस्केलेट करके पूरी दुनिया की तवज्जो इस रीजन की तरफ और कश्मीर इशू की तरफ नहीं दिलाना चाहते और इसको बैरी करना चाहते हैं, स्टेटस को की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि इसको डी एस्केलेट करें और खामोश हो जाएं, क्योंकि उन्होंने जो शॉर्ट टर्म में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो जनरल असेंबली का जो इजलास था, उसमें जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर में होने वाली बर्बरियत और पैलेट गन्स के ज़रिए उन्होंने जो जुल्म किया है, उसका जवाब उन्होंने ना देना पड़े, तो उन्होंने पूरा एक नैरेटिव ही चेंज कर दिया और वो उसको दहशतगर्दी की तरफ सुषमा स्वराज साहबा ले गई। तो शॉर्ट टर्म तो उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन आजकल के इस मीडिया के दौर में ये जो अभी भी हम बात कर रहे थे, कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। एक बात मैं सिर्फ ये करूं कि जब अजमल कसाब को अभी हम ढूंढ रहे थे कि ये कौन है, पाकिस्तानी है या नहीं, तो ये हमारा मीडिया उसके घर तक पहुंच गया था और बता दिया था कि ये कौन है। तो अब होता ये है कि जहां कहीं हमारी गवर्नमेंट झूठ बोले या इंडिया की गवर्नमेंट, तो मीडिया उन दोनों को एक्सपोज कर देगा। हर आदमी के हाथ में आज कैमरा है। बेशक बेशक बेशक। तो झूठ बोलना नामुमकिन है। मेरे ख्याल में इंडिया इसको डी एस्केलेट करेगा, अब मजीद एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, जी पॉइंट टेकन। हमें ये बताएं कि आज 85th दिन है कश्मीरियों ने जो अपनी फिर से एक जिद्दोजहद शुरू की है और बड़े जोश और जज्बे के साथ शुरू की है। तो ये जो भी जनरल साहब कह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि चीज़ों को डिफ्लेक्ट करे, अटेंशन डिफ्लेक्ट करे, इसलिए मिलिटरीली सिचुएशन को चाहेगी कि कूल डाउन करे। लेकिन मिलिटरीली कूल डाउन हो भी जाए, जो कश्मीरी है किस वक्त अपराइजिंग है, फिर से इंतफादा है, फिर से आप इसको कहां जाते हुए देख रहे हैं? हम देखें, जो कश्मीरियों की तहरीक है ये तो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसने उड़ी के वाक़े के बाद और ये जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो